एक पल के लिए किसी भी पालतू जानवर के मालिक के सबसे बुरे सपने की कल्पना कीजिए। खुला दरवाजा, खुली खिड़की, सड़क पर किसी तेज आवाज से डर जाना और आपका प्यारा साथी गायब। दिल बैठ जाता है। आप विज्ञापन लगाते हैं, तहखानों में तलाश करते हैं, लेकिन सब बेकार। क्या हो अगर आपके पास अपने प्यारे दोस्त को वापस घर लाने का लगभग 100% मौका हो? बहुत से लोग सोचते हैं कि बिल्ली में लगी चिप एक जीपीएस ट्रैकर की तरह है, जो उसका असली समय का ठिकाना दिखाती है। लेकिन क्या यह सच है? आज हम बिल्लियों की चिपिंग, माइक्रोचिपिंग के विषय को हमेशा के लिए स्पष्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यह नन्हा उपकरण क्या है, यह कैसे काम करता है, सबसे लोकप्रिय और मूर्खतापूर्ण मिथकों को तोड़ेंगे और यह समझाएंगे कि यह आसान प्रक्रिया कोई शौक नहीं, बल्कि आधुनिक दुनिया में एक परम आवश्यकता क्यों है। इस वीडियो को अंत तक देखें और आप जानेंगे कि यह छोटी सी चिप आपके पालतू जानवर की जान कैसे बचा सकती है और आपके तनाव को कम कर सकती है। वैसे, क्या आपने अपनी बिल्ली को चिप लगवा ली है? हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या रोक रहा है, या इसके विपरीत किस बात ने आपको यह फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। माइक्रोचिप के पूरे महत्व को समझने के लिए आइए अतीत की एक छोटी यात्रा करें। जानवरों की पहचान का विचार उतना ही पुराना है जितना कि यह दुनिया। प्राचीन काल से ही किसान अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए गर्म लोहे से अपने पशुओं को दागते थे। बाद में टैटू आए, जिन्हें अक्सर जानवर के कान या जांघ के अंदरूनी हिस्से पर लगाया जाता था। यह तरीका अधिक मानवीय था, लेकिन इसमें कई कमियां थीं। टैटू समय के साथ फीके पड़ जाते थे, उनकी नकल की जा सकती थी और जानकारी पढ़ने के लिए जानवर को पकड़ना पड़ता था, जिससे उसे तनाव होता था। 20वीं शताब्दी में टैग और पहचान पत्र वाले पट्टे, कॉलर आए। यह एक प्रगति थी, लेकिन पट्टा आसानी से खो सकता है और टैग किसी डाल में फंस सकता है, जो एक सक्रिय बिल्ली के लिए खतरनाक है। असली क्रांति रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के साथ हुई। वर्ष 1989 में जानवरों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का पेटेंट कराया गया। यही तकनीक आधुनिक चिपिंग का आधार बनी। विचार बहुत ही सरल था। एक बहुत छोटा निष्क्रिय ट्रांसमीटर बनाना, जिसे बैटरी की आवश्यकता नहीं होती और वह हमेशा काम कर सकता है, और इसे जानवर की त्वचा के नीचे डाल देना। इसने हर पालतू जानवर को एक अद्वितीय, आजीवन डिजिटल कोड प्रदान करने की अनुमति दी, जिसे खोया या जाली नहीं बनाया जा सकता। इस तरह खोए हुए जानवरों की पहचान और उन्हें खोजने के एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आइए शुरू करते हैं सबसे जरूरी बात से। आखिर यह माइक्रोचिप क्या है? आप एक साधारण चावल का दाना याद कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि वह उससे भी थोड़ा और छोटा हो गया है। पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले माइक्रोचिप का आकार लगभग इतना ही होता है। इसकी लंबाई करीब 12 मिलीमीटर होती है और गोलाई यानी व्यास सिर्फ 2 मिलीमीटर। यह एक छोटा सा कैप्सूल है जो एक खास बायोकम्पैटिबल कांच से बना होता है। यह सामग्री पूरी तरह से इनर्ट, निष्क्रिय होती है। इसका मतलब है कि यह शरीर के ऊतकों के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, न ही अस्वीकृति, एलर्जी या किसी तरह की सूजन पैदा करती है। जानवर का शरीर इस कैप्सूल को अपना हिस्सा मान लेता है और समय के साथ यह संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली परत से ढक जाता है, जो इसे मजबूती से एक ही जगह पर टिकाए रखता है। इस कांच के कैप्सूल के अंदर ही सारा राज छिपा है। इसमें एक बहुत छोटा सिलिकॉन चिप होता है, जिस पर एक अनोखा डिजिटल कोड रिकॉर्ड किया जाता है, और एक छोटी तांबे की कॉइल जो एंटीना का काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है, इस डिवाइस में किसी भी तरह की बैटरी या पावर सोर्स बिल्कुल नहीं होता है। यह पूरी तरह से पैसिव होता है। यह दशकों तक त्वचा के नीचे रह सकता है, न तो खुद को प्रकट करता है और न ही कुछ उत्सर्जित, रेडिएट करता है। यह तब तक इंतजार करता है जब तक इसके पास कोई खास रीडिंग डिवाइस यानी स्कैनर न लाया जाए। यही वजह है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है और आपके पालतू जानवर की पूरी जिंदगी के दौरान इसे बदलने या इसकी देखभाल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस छोटे आकार को ठीक से समझने के लिए
आप एक मैक्रो शॉट देख सकते हैं, जहां यह माइक्रोचिप चावल के दाने और एक सामान्य सिलाई सुई के बगल में रखा हुआ है, ताकि दर्शक इसकी लघुता का अंदाजा लगा सके। अब जब हम जान गए हैं कि चिप कैसे बना है, तो आइए समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। इसकी बुनियाद में RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नामक तकनीक है। शायद आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल पहले भी कर चुके होंगे, जैसे कि डोमोफोन की चाबियों में, ट्रांसपोर्ट कार्ड में या ऑफिस के एक्सेस कार्ड में। इसका काम करने का सिद्धांत बहुत आसान और शानदार है। जैसा कि हमने बताया, चिप निष्क्रिय पैसिव होता है और इसमें ऊर्जा का अपना कोई स्रोत नहीं होता। यह तभी सक्रिय होता है जब यह किसी स्कैनर की सीमा में आता है। स्कैनर, जो हर पशु चिकित्सालय और शेल्टर में होता है, वह कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। माइक्रोचिप के अंदर मौजूद कॉपर कॉइल, तांबे के तार की एंटीना इन तरंगों को पकड़ती है और इनकी ऊर्जा को एक बिजली के आवेग, इलेक्ट्रिकल पल्स में बदल देती है। यह छोटा सा आवेग, पल्स, सिलिकॉन चिप को जगाने के लिए काफी होता है, जिससे यह अपना विशिष्ट यूनिक नंबर वापस स्कैनर को भेज पाता है। डेटा के आदान प्रदान की यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंडों में पूरी हो जाती है। स्कैनर की स्क्रीन पर 15 अंकों की एक संख्या दिखाई देती है। यह नंबर ही जानवर से जुड़ी सारी जानकारी की चाबी होता है। यह समझना जरूरी है कि चिप में मालिक का डेटा, बिल्ली का नाम या उसके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जानकारी स्टोर नहीं होती है। यह एक अकेला, अद्वितीय, यूनिक डिजिटल कोड ही स्टोर करता है। यह किसी पासपोर्ट नंबर या गाड़ी के VIN नंबर जैसा है, और इस नंबर से जुड़ी सारी जानकारी चिप में नहीं, बल्कि खास इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में स्टोर होती है, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इस हिस्से को समझाने का सबसे अच्छा तरीका एक साधारण एनिमेशन है। स्कैनर तरंगे भेजता है, वे चिप तक पहुंचती हैं, चिप जाग जाता है और अंकों वाला जवाब तुरंत स्कैनर की स्क्रीन पर वापस भेज देता है। स्कैनर की स्क्रीन पर दिख रहे ये 15 अंक क्या दर्शाते हैं? यह कोई भी रैंडम नंबर नहीं है। यह एक अद्वितीय पहचान संख्या है, जो अंतरराष्ट्रीय ISO मानकों 11784 और 11785 के पूरी तरह अनुरूप है। ये मानक सुनिश्चित करते हैं कि दुनिया में दो जानवरों का चिप कोड कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। यह एक प्रभावी वैश्विक पहचान प्रणाली प्रदान करता है। आइए इस कोड की संरचना को समझते हैं, ताकि आप जान सकें कि यह सिस्टम कितना सुव्यवस्थित है। पहले 3 अंक देश का कोड होते हैं, जहां चिप पंजीकृत हुआ है, या फिर यह निर्माता का कोड हो सकता है। उदाहरण के लिए, रूस के लिए यह कोड 643 है। इसके बाद के अंक जानवर की वह अद्वितीय संख्या बनाते हैं, जो चिप बनाने वाली कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है। मानकीकरण की यह कड़ी प्रणाली कई महत्वपूर्ण समस्याओं का हल करती है। पहला, यह किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश खत्म कर देती है। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके पालतू जानवर का नंबर सिर्फ उसी का है। दूसरा, यह संगतता, कंपैटिबिलिटी सुनिश्चित करती है। जर्मनी में बना हुआ स्कैनर रूस या अमेरिका में लगाए गए चिप को आसानी से पढ़ सकता है, और इसका उल्टा भी संभव है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए यह सुविधा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब आप सीमा पार करते हैं, तो पशु चिकित्सा नियंत्रण में मौजूद अधिकारी एक मानक स्कैनर की मदद से आपके जानवर की पहचान कर सकता है और चिप में दिए गए नंबर को पशु के पासपोर्ट में लिखे नंबर से मिला सकता है। संक्षेप में कहें तो, यह 15 अंकों का कोड आपके पालतू जानवर का जीवन भर का डिजिटल पासपोर्ट है, जिसे पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। इसे न तो बदला जा सकता है, न ही हटाया जा सकता है, और न ही इसकी नकल की जा सकती है। यह हमेशा के लिए आपके पालतू जानवर से जुड़ा रहता है। विजुअलाइजेशन के लिए 15 अंकों की संख्या को देश, निर्माता कोड और जानवर की अद्वितीय संख्या नामक खंडों में विभाजित करके एक इंफोग्राफिक दिखाया जा सकता है, जिसमें स्पष्टीकरण भी दिए गए हों। कई मालिक इस बात से डरते हैं
कि उनके प्यारे पालतू जानवर की त्वचा के नीचे कुछ डाला जाएगा, लेकिन असल में माइक्रोचिप लगाने की प्रक्रिया पशु चिकित्सा वेटरनरी में सबसे तेज और आसान प्रक्रियाओं में से एक है। इस पूरे काम में 1 मिनट से भी कम समय लगता है और बिल्ली को यह बस एक आम टीके जैसा महसूस होता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहले पशु चिकित्सक एक स्टरलाइज्ड कीटाणु रहित पैकेजिंग से एक विशेष डिस्पोजेबल सरिंज एप्लीकेटर निकालते हैं। माइक्रोचिप पहले से ही इस सिरिंज की सुई के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए स्कैनर का उपयोग करके चिप की कार्यक्षमता की जांच करते हैं कि यह सही ढंग से काम कर रहा है और रीड किया जा रहा है। फिर वह एंटीसेप्टिक से इंजेक्शन वाली जगह को साफ करते हैं। बिल्लियों में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार चिप को कंधों के बीच गर्दन के निचले हिस्से होल्का की त्वचा के नीचे लगाया जाता है। यह जगह ऐसे ही नहीं चुनी गई है। यहाँ की त्वचा लचीली होती है और तंत्रिका नर्व अंत कम होते हैं, जिससे इंजेक्शन लगभग दर्द रहित हो जाता है। डॉक्टर त्वचा की एक छोटी सी तह बनाते हैं और सिरिंज के पिस्टन को दबाते हुए एक तेज गति से सुई अंदर डाल देते हैं। बस चिप लग गया। एप्लीकेटर सिरिंज की सुई वैक्सीन की आम सुई से थोड़ी मोटी होती है, लेकिन इसमें एक विशेष नुकीला सिरा होता है जो परेशानी को कम करता है। ज्यादातर बिल्लियों को तो इंजेक्शन का पता भी नहीं चलता या वे सिर्फ एक आम टीके की तरह ही प्रतिक्रिया देती है, यानी थोड़ी सी नाराजगी दिखाती है। चिप लगाने के तुरंत बाद डॉक्टर एक बार फिर उस जगह पर स्कैनर चलाते हैं ताकि पुष्टि हो सके कि चिप सफलतापूर्वक लग गया है और वह रीड हो रहा है। इसके लिए किसी बेहोशी की दवा, एनेस्थीसिया, किसी खास तैयारी या बाद में देखभाल की जरूरत नहीं होती। इस प्रक्रिया को विजुअल रूप से दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि इसे किसी वेटरनरी डमी, मैनिक्विन या बहुत शांत जानवर पर दिखाया जाए, ताकि यह पता चले कि यह कितना तेज और आसान है। हर प्यारे मालिक को सताने वाला मुख्य सवाल यही होता है, क्या मेरी बिल्ली को दर्द होगा? ये सबसे आम डर है और संयोग से यह माइक्रोचिप लगाने से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक भी है। आइए ईमानदार रहें, कोई भी इंजेक्शन हो, वह थोड़ा अप्रिय तो होता है, लेकिन माइक्रोचिप लगाने से होने वाली असुविधा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, यह बिल्कुल एक सामान्य टीकाकरण वैक्सीनेशन जैसा महसूस होता है। हाँ, सुई थोड़ी मोटी जरूर होती है, लेकिन उसकी तेजी और प्रक्रिया की गति के कारण दर्द बहुत ही कम होता है। ज्यादातर बिल्लियां गर्दन के पिछले हिस्से पर लगाए गए टीके पर जांघ में लगाए गए टीके की तुलना में कहीं ज्यादा शांति से प्रतिक्रिया देती है, जिसका उपयोग अक्सर कुछ दवाइयां देने के लिए किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया सचमुच सिर्फ 1 या 2 सेकंड तक चलती है। सुई डालने का क्षण ही एकमात्र असहज पल होता है। इसके तुरंत बाद बिल्ली को कुछ भी महसूस नहीं होता। माइक्रोचिप इतना छोटा और हल्का होता है कि जानवर को अपनी त्वचा के नीचे इसकी उपस्थिति बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, न प्रक्रिया के तुरंत बाद और न ही उसके पूरे जीवन काल में। बिल्लियों की गर्दन के ऊपरी हिस्से की त्वचा काफी मोटी होती है और वह ज्यादा संवेदनशील नहीं होती। यह एक विकासवादी तंत्र है जो उन्हें लड़ाइयों में बचाता है। इसलिए वे इस जगह पर लगे इंजेक्शन को आसानी से सहन कर लेती हैं। यकीनन हर बिल्ली अलग होती है। कुछ अति संवेदनशील बिल्लियां चीख सकती हैं या भागने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यह प्रतिक्रिया भी केवल तब तक रहती है जब तक इंजेक्शन लग रहा होता है। इसके तुरंत बाद जानवर शांत हो जाता है। प्रक्रिया के बाद न तो कोई लंगड़ाहट, न ही कोई दर्द या किसी तरह की असुविधा होती है। इस मिथक को तोड़ने में एक वीडियो कंपैरिजन आपकी मदद कर सकती है। एक स्क्रीन पर बिल्ली की सामान्य टीके पर प्रतिक्रिया दिखाई जाती है और दूसरी पर चिप लगाने की प्रक्रिया। दर्शक देखेंगे कि दोनों प्रतिक्रियाएं लगभग एक जैसी ही हैं। ठीक है, हमने दर्द की बात तो कर ली। अब बात करते हैं लंबी अवधि की सुरक्षा की। क्या यह बाहरी वस्तु भविष्य में कोई समस्या पैदा कर सकती है?
ये दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसका भी एक स्पष्ट जवाब है जो दशकों के शोध और अभ्यास पर आधारित है। माइक्रोचिप को बेहद सुरक्षित माना जाता है। आइए संभावित जोखिमों पर नजर डालते हैं। पहला जोखिम है चिप का अपनी जगह से खिसकना यानी माइग्रेशन। तकनीक के शुरुआती दौर में यानी 90 के दशक में कुछ दुर्लभ मामले जरूर सामने आए थे जब चिप अपनी जगह से हट सकती थी। हालांकि आधुनिक चिप्स पर एक विशेष कोटिंग होती है जो कैप्सूल के चारों ओर संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के विकास को उत्तेजित करती है। चिप लगाने के कुछ ही हफ्तों बाद यह त्वचा के नीचे की वसा में बस जाती है और एक ही जगह पर मजबूती से फिक्स हो जाती है। आज माइग्रेशन का जोखिम लगभग शून्य हो गया है। दूसरा जोखिम है सूजन या अस्वीकृति रिजेक्शन। कैप्सूल जिस जैव संगत बायोकम्पैटिबल कांच से बनी होती है वह पूरी तरह से निष्क्रिय इनर्ट होता है। इसका मतलब है कि जानवर का प्रतिरक्षा तंत्र इस पर हमला नहीं करता है। रिजेक्शन या एलर्जी की प्रतिक्रिया के मामले अत्यंत दुर्लभ है जो प्रतिशत के 100वें हिस्से से भी कम होते हैं। और अंत में सबसे डरावना मिथक कि चिप कैंसर का कारण बन सकती है। यह मिथक इंटरनेट पर बहुत फैलाया जाता है लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ब्रिटिश स्मॉल एनिमल वेटरनरी एसोसिएशन जिसे बीएसएवीए कहते हैं 1996 से चिपिंग के दुष्प्रभावों का डेटाबेस बना रही है। इस दौरान लाखों चिप लगाई गई हैं। लाखों चिप लगे जानवरों में इम्प्लांटेशन क्षेत्र में ट्यूमर बनने के केवल कुछ ही मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन चिप और ट्यूमर के बीच सीधे कारण और प्रभाव का संबंध कभी भी साबित नहीं हो पाया है। चिप लगाने के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर ट्यूमर विकसित होने का खतरा वैक्सीन के बाद होने वाले सार्कोमा के खतरे से ज्यादा नहीं है, बल्कि कुछ अध्ययनों के अनुसार यह उससे कम भी हो सकता है। इसलिए चिपिंग का लाभ किसी भी काल्पनिक जोखिम से कहीं ज्यादा है। एक इन्फोग्राफिक जो लाखों लगी हुई चिपों की तुलना जटिलताओं के इक्का दुक्का मामलों से करता है सुरक्षा का सबसे अच्छा प्रमाण होगा। माइक्रोचिप पूरे सिस्टम का सिर्फ आधा हिस्सा है। दूसरा जो उतना ही जरूरी है वह है स्कैनर। इसके बिना चिप त्वचा के नीचे पड़ा एक बेकार शीशे का दाना मात्र रह जाता है। स्कैनर एक पोर्टेबल डिवाइस है जो चिप को एक्टिवेट करता है और उससे एक यूनिक पहचान संख्या पढ़ता है। लेकिन यह असल में दिखता कैसा है? देखने में यह किसी छोटे हैंडहेल्ड टर्मिनल या टीवी रिमोट जैसा लगता है। इसमें एक एंटीना लगा होता है जो आमतौर पर आगे की तरफ एक छल्ले रिंग के आकार में होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है जिस पर कोड डिस्प्ले होता है। स्कैनर भी कई तरह के होते हैं। कुछ कॉम्पैक्ट मॉडल होते हैं जो आसानी से जेब में फिट हो जाते हैं और कुछ बड़े स्थिर स्टेशनरी स्कैनर होते हैं जिन्हें दरवाजों में भी लगाया जा सकता है, जैसे कि पालतू जानवरों के आने जाने वाले दरवाजे में। लेकिन उनका काम करने का सिद्धांत एक ही है। जब किसी पशु चिकित्सक या शेल्टर होम के कर्मचारी के पास कोई गुमशुदा जानवर लाया जाता है तो वे सबसे पहले स्कैनर को उसके शरीर के पास घुमाते हैं। स्कैनिंग के लिए सबसे सही जगह गर्दन के पीछे का ऊपरी हिस्सा यानी पीठ की खाल होती है। लेकिन अगर चिप गलती से अपनी जगह से हट गई हो तो वे पूरी सावधानी बरतते हुए जानवर के पूरे शरीर को स्कैन करते हैं। जैसे ही स्कैनर चिप के पर्याप्त करीब आता है, आमतौर पर 5 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीप की आवाज आती है और स्क्रीन पर वह 15 अंकों का नंबर दिखाई देता है। अब सवाल आता है, ये स्कैनर कहाँ मिलते हैं? इन्हें हर वेटरनरी क्लिनिक के लिए जरूरी उपकरण माना जाता है। ये आवारा पशुओं के सभी शेल्टर होम में पशु नियंत्रण सेवाओं के पास उपलब्ध होते हैं और कई देशों में तो पुलिस थानों और फायर ब्रिगेड के पास भी ये मौजूद होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी खोया हुआ जानवर जिसे आधिकारिक तौर पर कहीं लाया जाता है तुरंत चिप के लिए स्कैन किया जाए। इस तरह एक पूरा बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसका लक्ष्य चिप की जानकारी को जल्द से जल्द पढ़ना है। विजुअल्स में आप अलग अलग स्कैनर मॉडल को काम करते हुए देख सकते हैं।
जैसे कि एक पशु चिकित्सक बिल्ली को स्कैन कर रहा है या शेल्टर का कर्मचारी किसी नए जानवर की जांच कर रहा है। तो मान लीजिए कि स्कैनर ने 15 जरूरी अंक दिखा दिए। अब आगे क्या? अपने आप में यह नंबर किसी काम का नहीं है। यह सिर्फ अंकों का एक समूह है। इसे कोई मतलब देने के लिए इसे मालिक की जानकारी से जोड़ना जरूरी है। और बस यहीं से डेटाबेस का काम शुरू होता है। डेटाबेस असल में एक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक 5 फाइलिंग सिस्टम है। इसमें हर एक यूनिक चिप नंबर के सामने मालिक का सारा संपर्क विवरण दर्ज होता है, जैसे नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। पंजीकरण की यह प्रक्रिया चिपिंग का सबसे जरूरी और जिम्मेदारी वाला चरण है। वेटनरी डॉक्टर द्वारा चिप लगाने के बाद आपको एक खास स्टिकर मिलता है, जिस पर बारकोड और चिप का नंबर होता है। इस स्टिकर को जानवर के वेटनरी पासपोर्ट में चिपकाया जाता है। पर यह काफी नहीं है। आपका मुख्य काम है इस नंबर को किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में रजिस्टर करवाना। हालांकि यह काम आमतौर पर वेटनरी क्लिनिक खुद करता है, लेकिन इसे ट्रैक करना आपकी जिम्मेदारी है। रूस में एनिमल आईडी या एनिमल फेस जैसे कई बड़े डेटाबेस मौजूद हैं। वहीं दूसरे देशों में उनकी अपनी राष्ट्रीय प्रणालियां, नेशनल सिस्टम्स, काम करती हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपने डेटाबेस में सही और ताजा जानकारी भरी है और उसमें कोई गलती न हो। डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन के बिना चिपिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपकी बिल्ली मिलती है और उसे स्कैन किया जाता है, लेकिन उसका नंबर किसी भी डेटाबेस में नहीं मिलता, तो आपसे संपर्क करना नामुमकिन होगा। यह ऐसा ही है जैसे किसी को बिना नाम और फोटो वाला पासपोर्ट मिल जाए। इसलिए याद रखें, चिपिंग 2 प्रक्रियाओं का नाम है। पहला चिप को शरीर में लगाना और दूसरी उतनी ही जरूरी प्रक्रिया है उस चिप का डेटाबेस में पंजीकरण करवाना। इसे दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम एक स्क्रीनकास्ट बनाइए, जिसमें यह दिखाया जाए कि डेटाबेस की वेबसाइट कैसी दिखती है और अपने पालतू जानवर को रजिस्टर करते समय कौन-कौन से कॉलम या फील्ड्स भरने होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक पालतू, अच्छी तरह से देखभाल की गई, लेकिन घबराई हुई बिल्ली दिखती है। वह आपसे प्यार जता रही है और खाना मांग रही है। ऐसे में क्या करें? पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, उसे नजरअंदाज न करें। यह भी न सोचें कि क्योंकि बिल्ली अच्छी दिख रही है, इसलिए वह बस ऐसे ही घूम रही होगी। हो सकता है कि वह हाल ही में खो गई हो और बहुत डरी हुई हो। आपका काम है उसे घर वापस पहुंचाना। यहां एक चरण दर चरण निर्देश दिया गया है। पहला कदम, सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर बिल्ली डर नहीं रही है और आपके पास आ रही है, तो उसे आराम से गोद में उठा लें। अगर आपके पास पेट कैरियर है, तो उसमें डाल दें। उसे सड़क या यातायात से दूर, कुत्तों से बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। दूसरा कदम, खुद से मालिक की तलाश न करें। बिल्ली मिली है वाले पोस्टर चिपकाना अच्छा है, लेकिन यह सबसे प्रभावी तरीका नहीं है। आपका मुख्य लक्ष्य यह जांचना है कि बिल्ली में माइक्रोचिप लगा है या नहीं। तीसरा कदम, जानवर को निकटतम पशु चिकित्सक क्लिनिक या पशु आश्रय शेल्टर में ले जाएं। उन्हें स्थिति समझाएं और बिल्ली को स्कैन करने के लिए कहें। यह सेवा आमतौर पर पूरी तरह से मुफ्त होती है। चौथा कदम, अगर चिप मिल जाता है, तो क्लिनिक या शेल्टर का कर्मचारी डेटाबेस सर्च सिस्टम में उसका नंबर डालेगा। अगर चिप पंजीकृत रजिस्टर्ड है, तो सिस्टम मालिक की संपर्क जानकारी, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देगा। आमतौर पर पशु चिकित्सक खुद ही मालिक से संपर्क करते हैं और उन्हें यह अच्छी खबर देते हैं। खोए हुए जानवर को वापस घर पहुंचाने का यह सबसे भरोसेमंद और तेज तरीका है। यदि आप बिल्ली को अपने पास रखते हैं और बस मालिक के खुद ही आपको खोजने का इंतजार करते हैं, तो आप कीमती समय गंवा सकते हैं। माइक्रोचिपिंग और इसके चारों ओर बनाई गई व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक शक्तिशाली उपकरण है और हमें इसका उपयोग करना आना चाहिए। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप एक साधारण ब्लॉक चार्ट बना सकते हैं। बिल्ली मिली,
पेट क्लिनिक ले जाएं। स्कैनिंग, डेटाबेस सर्च, मालिक को फोन करें। अब जरा इसकी उल्टी मगर कहीं ज्यादा दुखद स्थिति पर बात करते हैं। मान लीजिए आपकी बिल्ली खो गई है। घबराहट, डर और निराशा शुरुआती दौर में ये महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप खुद को संभालें और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। अगर आपकी बिल्ली में माइक्रोचिप लगी है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसकी चरण दर चरण प्रक्रिया यहां दी गई है। पहला चरण, तुरंत उस डेटाबेस में अपने संपर्क विवरण की जांच करें जहां चिप पंजीकृत है। डेटाबेस की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल या व्यक्तिगत अकाउंट में लॉगिन करें और सुनिश्चित करें कि आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही है। अगर आपने हाल ही में घर बदला है या फोन नंबर बदला है और डेटाबेस में जानकारी अपडेट नहीं की है, तो लोग आपसे संपर्क नहीं कर पाएंगे। ये सबसे आम गलती है जो चिप लगाने के पूरे फायदे को खत्म कर देती है। दूसरा चरण, कई डेटाबेस में गुमशुदगी की सूचना या रिपोर्ट मिसिंग देने का विकल्प होता है। इसे तुरंत सक्रिय करें। ऐसा करने पर अगर कोई आपके पालतू जानवर की चिप का नंबर सर्च सिस्टम में डालता है, तो उसे तुरंत लापता, मिसिंग का स्टेटस और आपके इमरजेंसी संपर्क विवरण दिखाई देंगे। तीसरा चरण, अपने क्षेत्र के सभी पशु चिकित्सालयों, वेटरनरी क्लिनिक्स और एनिमल शेल्टर्स को फोन करें। उन्हें बताइए कि आपकी बिल्ली खो गई है, उसका हुलिया बताइए और माइक्रोचिप का नंबर जरूर बताइए। उनसे अनुरोध करें कि वे इस जानकारी को अपने लॉगबुक में दर्ज कर लें। अगर कोई आपकी बिल्ली को उनके पास लाता है, तो वे तुरंत पहचान जाएंगे कि वह किसकी है। चौथा चरण, इसके साथ साथ आप पारंपरिक तरीके भी इस्तेमाल करें। उसकी तस्वीर वाले पोस्टर चिपकाएं और सोशल मीडिया पर अपनी स्थानीय लोकल ग्रुप्स में पोस्ट डालें। लेकिन विज्ञापनों में यह बात साफ तौर पर बताइए कि बिल्ली में चिप लगी हुई है। यह उन धोखेबाजों को दूर रखेगा जो इनाम के लालच में किसी और जानवर को आपकी बिल्ली बताकर पेश कर सकते हैं। चिप आपकी सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन यह तभी काम करती है जब आप सक्रिय रूप से कार्रवाई करते हैं। यहां विजुअल के तौर पर मालिक के लिए चेकलिस्ट दिखाई जा सकती है, जिसमें बताए गए सभी चरण शामिल हों। अगर आप सफर करना पसंद करते हैं और अपने प्यारे रोएंदार साथी बिल्ली को भी साथ ले जाना चाहते हैं, तो चिपिंग आपके लिए सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि एक कड़ा नियम है। आज माइक्रोचिप के बिना आप अपनी बिल्ली को दुनिया के लगभग किसी भी देश में नहीं ले जा सकते। खासकर यूरोपीय संघ, ईयू, यूके, अमेरिका, यूएसए, यूएई और कई अन्य देशों में। सवाल यह है कि यह इतना जरूरी क्यों है? सीमा पार करते समय माइक्रोचिप जानवर की पहचान का सबसे मुख्य और भरोसेमंद तरीका होता है। इससे कस्टम और पशु चिकित्सा सेवाओं, वेटरनरी सर्विसेज को यह पुष्टि करने में मदद मिलती है कि दस्तावेजों में बताया गया जानवर वास्तव में वही है जिसे आप ले जा रहे हैं। यह संक्रामक रोगों, विशेषकर रेबीज के प्रसार को नियंत्रित करने वाली प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। इस प्रक्रिया को समझते हैं। विदेश यात्रा के लिए बिल्ली का एक अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा पासपोर्ट, इंटरनेशनल वेटरनरी पासपोर्ट बनवाना होता है। इसमें चिप नंबर वाला स्टिकर चिपकाया जाता है। सबसे जरूरी नियम, चिपिंग रेबीज टीकाकरण से पहले किया जाना चाहिए। अगर आप पहले टीका लगवाते हैं और बाद में चिप लगवाते हैं, तो वह टीकाकरण यात्रा के लिए मान्य, वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके पीछे तर्क बहुत सीधा है। पहले जानवर की पहचान की जाती है चिप लगाकर, और फिर सभी मेडिकल प्रक्रियाएं उसी खास चिप नंबर से जोड़ी जाती हैं। सीमा पर पशु चिकित्सा नियंत्रण अधिकारी, वेटेरिनरी कंट्रोल ऑफिसर, एक खास स्कैनर से आपकी बिल्ली के चिप नंबर को स्कैन करेगा और उसे पासपोर्ट और पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र, वेटरनरी सर्टिफिकेट में दिए गए नंबर से मिलाएगा। अगर नंबर मेल खाते हैं और सभी टीके समय पर लगे हैं, तो आपको आगे जाने दिया जाता है। लेकिन अगर चिप नहीं है या उसका नंबर दस्तावेजों से मेल नहीं खाता, तो आपको सीमा से वापस लौटा दिया जाएगा। इसलिए
अगर आप भविष्य में कभी भी अपने पालतू जानवर के साथ सफर करने की जरा भी संभावना रखते हैं, तो चिपिंग पहले से करवा लें। यह आपकी बिल्ली के लिए दुनिया में घूमने का दरवाजा है। आप एक अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा पासपोर्ट की तस्वीर से इसे समझ सकते हैं, जिसमें माइक्रोचिप स्टिकर और टीकाकरण की मुहरें साफ दिखाई देती हैं। खोए हुए जानवरों को ढूंढने या यात्रा में सुविधा के अलावा माइक्रोचिप का एक और काम है, जो शायद तुरंत दिखाई न दे, लेकिन यह बेहद जरूरी है। यह जानवर के मालिकाना हक का कानूनी सबूत होता है। दुख की बात है कि कभी-कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब एक ही बिल्ली पर दो अलग-अलग लोग अपना दावा करते हैं। यह तलाक के समय पूर्व पति-पत्नी के बीच का विवाद हो सकता है, या पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है, जिन्होंने आपकी घूमने वाली बिल्ली को आवारा समझकर गोद ले लिया हो। और सबसे बुरा, यह किसी महंगे और नस्लीय जानवर की चोरी भी हो सकती है। ऐसे विवादों में केवल बातों का कोई महत्व नहीं होता। पालतू जानवरों की दुकान से मिले बिल या बिल्ली के साथ आपकी तस्वीरें केवल अप्रत्यक्ष सबूत हो सकती हैं, निर्णायक नहीं। लेकिन माइक्रोचिप एक अटल और ठोस प्रमाण है। अगर आपकी बिल्ली को चिप लगी है और वह आधिकारिक डेटाबेस में आपके नाम पर पंजीकृत है, तो किसी भी अदालत में या पुलिस के सामने विवाद निपटारे के दौरान यह इस बात का अकाट्य प्रमाण होगा कि जानवर आपका ही है। कानून प्रवर्तन अधिकारी या कोई न्यायाधीश स्कैनिंग की प्रक्रिया का आदेश दे सकता है। अगर चिप का नंबर आपके नाम एकाजास 3457890 है, पर दर्ज नंबर से मेल खाता है, तो मालिकाना हक का सवाल तुरंत खत्म हो जाता है। यह खासकर महंगे नस्लीय जानवरों के मालिकों के लिए बहुत प्रासंगिक है, जो चोरी का शिकार हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके जानवर पर कब्जा करके उसे बेच नहीं पाएगा, क्योंकि पशु चिकित्सक के पास पहले ही दौरे पर नया मालिक बेनकाब हो जाएगा। चिप असल में आपकी बिल्ली को महज एक संपत्ति से बदलकर एक अद्वितीय सीरियल नंबर वाली संपत्ति बना देती है, जो वैश्विक डेटाबेस में दर्ज होता है। मालिक के तौर पर यह आपके अधिकारों की एक गंभीर सुरक्षा है। एक सरल लेकिन स्पष्ट एनिमेशन इस बात को समझा सकता है। दो लोग एक बिल्ली के लिए बहस कर रहे हैं। तभी वर्दी में एक तीसरा व्यक्ति, जैसे कि न्यायाधीश या पुलिसकर्मी, आता है, बिल्ली को स्कैन करता है और दोनों में से एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, जो उसका असली और कानूनी मालिक है। आइए वापस चलते हैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। आज भी बहुत से लोग माइक्रोचिप और जीपीएस ट्रैकर को एक ही समझ लेते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये दोनों बिल्कुल अलग डिवाइस हैं, जिनका उद्देश्य और काम करने का तरीका पूरी तरह से भिन्न है। माइक्रोचिप असल में पहचान के लिए एक निष्क्रिय पैसिव टैग है। ये कोई सिग्नल नहीं भेजता, इसमें कोई बैटरी या पावर सोर्स नहीं होता, और यह बिल्ली की लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकता। ये केवल तभी काम करता है जब कोई स्कैनर इसे बहुत नजदीक से सक्रिय एक्टिवेट करता है। इसका काम सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, यह बिल्ली किसकी है? वो भी तब जब बिल्ली मिल चुकी हो। वहीं जीपीएस ट्रैकर एक सक्रिय ट्रैकिंग डिवाइस है। ये एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसे कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अंदर जीपीएस मॉड्यूल होता है, जो लोकेशन पता करता है, और एक जीएसएम मॉड्यूल होता है जिसमें सिम कार्ड लगा होता है। ये मॉड्यूल लोकेशन के निर्देशांक सीधे आपके स्मार्टफोन पर भेजता है। इसे आपके मोबाइल की तरह ही नियमित रूप से चार्ज करना पड़ता है, और अक्सर इसके लिए मासिक सब्सक्रिप्शन सेवा शुल्क भी देना पड़ता है। इसका उद्देश्य है इस सवाल का जवाब देना, मेरी बिल्ली इस वक्त कहाँ है? इन दोनों डिवाइस के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। माइक्रोचिप विश्वसनीय है, स्थायी है, रखरखाव की जरूरत नहीं होती, यह खो नहीं सकता, और इसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। लेकिन यह आपको बिल्ली को वास्तविक समय रियल टाइम में ढूंढने में मदद नहीं करेगा। जीपीएस ट्रैकर आपको वास्तविक समय में मूवमेंट ट्रैक करने की सुविधा देता है, लेकिन इसे हर कुछ दिनों में चार्ज करना पड़ता है। यह कॉलर के साथ खो सकता है,
बिल्ली इसमें कहीं फंस सकती है और यह कई बिल्लियों के लिए काफी बड़ा और भारी भी हो सकता है। अधिकतम सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा विकल्प है दोनों डिवाइस का उपयोग करना। माइक्रोचिप को स्थायी पहचान पत्र या पासपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करें और जीपीएस ट्रैकर का उपयोग खासकर तब करें जब आपकी बिल्ली बाहर घूमने जाती है। स्क्रीन पर दी गई तुलनात्मक तालिका जिसमें माइक्रोचिप और जीपीएस ट्रैकर के कॉलम है और काम करने का सिद्धांत, पावर, आकार, उद्देश्य, फायदे और नुकसान जैसी पंक्तियां हैं, इन सभी बातों को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगी। कीमत का सवाल अक्सर निर्णायक होता है। तो अपनी बिल्ली को चिप यानी माइक्रोचिप लगवाने में कितना खर्च आता है? हम आपको तुरंत बता दें, यह पशु चिकित्सा की सबसे किफायती प्रक्रियाओं में से एक है। चिपिंग की लागत दो मुख्य घटकों से मिलकर बनती है, माइक्रोचिप की कीमत और इसे लगाने के लिए पशु चिकित्सक की सेवा शुल्क। स्टेराइल एप्लीकेटर में चिप की कीमत कम होती है। लागत का बड़ा हिस्सा विशेषज्ञ के काम का होता है, उनका समय, स्टेराइल सामग्री का उपयोग और सबसे जरूरी डेटाबेस में बात का पंजीकरण। औसतन रूस में टोटल चिपिंग प्रक्रिया की कीमत क्षेत्र और क्लिनिक के स्तर के आधार पर 1000 से 2500 रूबल के बीच होती है। अक्सर पशु चिकित्सा क्लिनिक विशेष ऑफर चलाते हैं, जैसे नसबंदी के साथ चिपिंग पर छूट, जो इस प्रक्रिया को और भी किफायती बना देता है। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि क्या डेटाबेस में पंजीकरण लागत में शामिल है। कुछ बेईमान क्लिनिक सिर्फ चिप लगा सकते हैं, आपको स्टिकर दे सकते हैं और काम खत्म कर सकते हैं। पंजीकरण का जिम्मा आप पर डाल सकते हैं। ऐसे क्लिनिक चुनना बेहतर है जो आपके पालतू जानवर का डेटा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों डेटाबेस में शामिल है, में खुद दर्ज करे और आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रदान करे। अब आइए इस एक बार के खर्च की तुलना खोई हुई बिल्ली को खोजने में होने वाले संभावित खर्च से करते हैं। सैकड़ों विज्ञापन छापना और चिपकाना, सोशल मीडिया पर सशुल्क विज्ञापन देना, ढूंढने वाले को इनाम देना और सबसे जरूरी आपका तनाव, समय और मानसिक पीड़ा। इसके सामने चिपिंग के लिए दिया गया यह एक मुश्त भुगतान शांति और सुरक्षा के लिए एक बिल्कुल नगण्य निवेश लगता है। एक इन्फोग्राफिक जो बहुत प्रभावी होगा, जिसमें तराजू के एक पलड़े पर चिपिंग की लागत लेबल वाले सिक्कों का एक छोटा सा ढेर है और दूसरे पर खो जाने का खर्च लेबल वाले पोस्टर, प्रश्न चिन्ह, घड़ियाओं और तनावरोधी गोलियों का एक बड़ा ढेर है। क्या मेरी बिल्ली को माइक्रोचिप लगाने में देर तो नहीं हो गई या बहुत जल्दी है? यह सवाल भी मालिक अक्सर पूछते हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स का जवाब एकदम साफ है। आप बिल्ली को किसी भी उम्र में चिप लगवा सकते हैं। इसके लिए कोई सख्त नियम या सीमाएं नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी सलाहें हैं जो इस प्रक्रिया को ज्यादा आरामदायक और सही समय पर पूरा करने में मदद करेंगी। चिपिंग के लिए सबसे अच्छा समय 2 से 3 महीने की उम्र माना जाता है, जब बिल्ली के बच्चे को पहला टीका लगता है। आप इस प्रक्रिया को रूटीन वैक्सीनेशन टीकाकरण के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। क्लिनिक जाने और सुई लगने से बिल्ली के बच्चे को थोड़ा तनाव तो होता ही है। ऐसे में चिप डालना उसे कोई खास अतिरिक्त परेशानी नहीं देगा। साथ ही इस उम्र में बिल्लियां ज्यादा जिज्ञासु होती हैं और उनके घर से बाहर निकल जाने का खतरा रहता है। इसलिए जल्दी पहचान आईडी होना बहुत जरूरी है। चिपिंग अक्सर न्यूट्रिंग या स्टरलाइजेशन के साथ भी की जाती है, जब जानवर पहले से ही बेहोशी की हालत में होता है। इस स्थिति में बिल्ली को कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी या बुजुर्ग बिल्ली है जिसे अभी तक चिप नहीं लगा है, तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है। इसे कभी भी करवाना देर नहीं होता। वयस्क जानवर के लिए भी यह प्रक्रिया बिल्ली के बच्चे जितनी ही सुरक्षित है और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपने किसी शेल्टर, पशु आश्रय से बिल्ली गोद ली है, तो ज्यादा संभावना है कि उसे पहले ही चिप लगाया जा चुका होगा। कर्मचारियों से अनुरोध करें कि वे आपके सामने उसे स्कैन करें और चिप को आपके नाम पर दोबारा रजिस्टर कराने के लिए
जरूरी दस्तावेज आपको सौंप दें। मुख्य नियम यह है, देर से सही पर जरूर कराएं। यह सोचकर प्रक्रिया को टालिए नहीं कि आपकी बड़ी और घरेलू बिल्ली कहीं नहीं जाएगी। दुर्घटनाएं किसी भी उम्र में हो सकती है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक बिल्ली की जिंदगी का एक टाइमलाइन, समय रेखा देख सकते हैं, जिसमें बिल्ली के बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक के आदर्श क्षण चिह्नित हों। पहला टीकाकरण, नसबंदी, और पूरी टाइमलाइन पर यह लिखा हो। कोई भी अन्य समय। चिपिंग, माइक्रोचिप लगाने को लेकर इंटरनेट पर कई अफवाहें हैं, जिनमें कुछ तो बेहद ही काल्पनिक हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सचमुच में डरते हैं कि समय के साथ चिप डिस्चार्ज, चार्ज खत्म हो जाएगी, विचुंबकित, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, या बस काम करना बंद कर देगी। आइए समझते हैं कि ऐसा होना भौतिक रूप से क्यों असंभव है। जैसा कि हमने बार बार बताया है, माइक्रोचिप में बैटरी होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे जानकारी स्टोर करने के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह डिस्चार्ज हो ही नहीं सकती। इसका यूनिक नंबर फैक्ट्री में ही सिलिकॉन मेमोरी में कोड कर दिया जाता है, जिसे मिटाया या बदला नहीं जा सकता। यह नंबर हमेशा के लिए उसमें सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं विचुंबकित होने, डिमैग्नेटाइजेशन की। चिप पुरानी ऑडियो कैसेट्स या क्रेडिट कार्ड की तरह मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग पर नहीं, बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। तेज चुंबक, एक्स-रे, एयरपोर्ट के मेटल डिटेक्टर, माइक्रोवेव ओवन, इनमें से कोई भी चीज चिप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती या उससे जानकारी नहीं मिटा सकती। इसकी ग्लास कैप्सूल और साधारण आंतरिक संरचना इसे बाहरी प्रभावों के प्रति बेहद मजबूत बनाती है। माइक्रोचिप का जीवनकाल जानवर के जीवनकाल से भी ज्यादा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। निर्माता आमतौर पर 25 साल या उससे अधिक की सर्विस लाइफ बताते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू होने के बाद से आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जब चिप उम्र की वजह से खराब हो गई हो। एकमात्र काल्पनिक वजह जिसके कारण चिप रीड होनी बंद हो सकती है, वह है उसका भौतिक रूप से टूट जाना, जैसे कि कंधे, विदर्स के क्षेत्र में बहुत गंभीर चोट लगने पर। लेकिन ऐसी घटना की संभावना न के बराबर है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। एक बार लगाई गई चिप आपके पालतू जानवर की पूरी जिंदगी मजबूती से काम करती रहेगी। एक मजेदार एनिमेशन जिसमें एक विशाल चुंबक, बिजली और लेजर से चिप को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह सुरक्षित रहती है। यह विचार को पूरी तरह से समझाएगा। आइए अब हम एक ऐसी साजिश की थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बात करें जो काफी सुनी जाती है। चिप के जरिए स्पेशल सर्विसें मेरी और मेरी बिल्ली की जासूसी करेंगी। यह डर टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से न समझने के कारण पैदा होता है। आइए एक बार फिर बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं कि यह क्यों नामुमकिन है। चिप कोई जीपीएस ट्रैकर नहीं है। यह अपने आप में कोई सिग्नल नहीं भेजता। यह बिल्कुल शांत रहता है। इससे जानकारी लेने के लिए आपको इसके पास सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी से एक स्कैनर ले जाना पड़ता है। जी, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर। कोई सैटेलाइट, कोई मोबाइल टावर या छत पर एंटीना वाली कोई वैन भी आपकी बिल्ली की चिप से जानकारी नहीं पढ़ सकती, भले ही वह उनकी गाड़ी के बोनट पर बैठी हो। स्कैनर की रेंज बहुत कम होती है। इससे भी जरूरी बात यह है कि चिप सिर्फ एक नंबर बताती है, 15 अंकों का एक नंबर। ये आपका नाम, पता या आपकी ब्राउजर हिस्ट्री नहीं बताती। ये बस इतना कहती है, मेरा नंबर 985 है और आगे। इस नंबर का कोई मतलब हो, इसके लिए एक बंद, सुरक्षित डेटाबेस तक पहुंच जरूरी है, और वेटरनरी क्लिनिकों और आश्रय गृहों के डेटाबेस तक पहुंच बहुत सख्त नियमों के तहत नियंत्रित होती है। कोई भी यूं ही जाकर मालिक की जानकारी नहीं देख सकता। यह केवल एक आधिकारिक अनुरोध पर किया जा सकता है, जैसे कि जानवर की चोरी की जांच के मामले में पुलिस के अनुरोध पर। इस तरह चिप का इस्तेमाल जासूसी के लिए हो ही नहीं सकता। यह न तो आपकी जियोलोकेशन बताता है, न ही इसमें कोई व्यक्तिगत डेटा स्टोर होता है। ये पूरी तरह से निष्क्रिय, पैसिव होता है। माइक्रोचिप के जरिए
जासूसी का डर पालना उतना ही बेतुका है जितना दूध के पैकेट पर बने बारकोड से जासूसी का डर पालना। इसे और आसानी से समझाने के लिए आप एक इन्फोग्राफिक दिखा सकते हैं। एक बिल्ली का चित्र जिसमें चिप लगा है और उससे सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक सिग्नल जाता दिख रहा है, जबकि दूर मौजूद सैटेलाइट और मोबाइल टावरों को क्रॉस एक्स किया गया हो, क्योंकि वे इस सिग्नल को पकड़ नहीं सकते। हमने पहले ही डेटाबेस में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के महत्व पर चर्चा की है। लेकिन सोचिए, अगर आप यात्रा कर रहे हैं या हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, तो क्या होगा? क्या रूस के डेटाबेस में दर्ज आपकी चिप की जानकारी यूरोप या अमेरिका में कोई मदद कर पाएगी? ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस नेटवर्क आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। यूरोपेटनेट, यूरोपीय डेटाबेस नेटवर्क या पेटलिंक जैसे बड़े वैश्विक सर्च इंजन मौजूद हैं। ये सिस्टम असल में खुद डेटाबेस नहीं होते, बल्कि ये एग्रीगेटर, सूचना एकत्रित करने वाले की तरह काम करते हैं। ये दुनिया भर के कई राष्ट्रीय डेटाबेस की जानकारी को एक जगह जमा करते हैं। जब किसी दूसरे देश का पशु चिकित्सक, वेटरनेरियन, इस अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन में चिप नंबर डालता है, तो यह सिस्टम खुद खुद पता लगा लेता है कि चिप किस देश के किस राष्ट्रीय डेटाबेस में पंजीकृत, रजिस्टर्ड है। साथ ही यह उस डेटाबेस का लिंक या संपर्क सूत्र, कॉन्टैक्ट इन्फो भी प्रदान करता है। इस तरह अगर आपका पालतू जानवर घर से हजारों किलोमीटर दूर भी पाया जाता है, तो उसे ढूंढने वाले लोग आसानी से आपसे संपर्क कर पाएंगे। इसलिए चिप पंजीकृत करवाते समय यह देखना बेहद जरूरी है कि वह डेटाबेस इन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ एकीकृत, इंटीग्रेटेड है या नहीं। यह जानकारी आमतौर पर डेटाबेस की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दी गई होती है। अंतर्राष्ट्रीय खोज के लिए अनुकूल, फ्रेंडली माने जाने वाले ऐसे डेटाबेस में पंजीकरण कराने से यात्रा के दौरान अगर आपका पालतू खो जाता है, तो उससे दोबारा मिल पाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यह सीमाओं को मिटाते हुए लापता जानवरों की तलाश के लिए एक साझा वैश्विक मंच तैयार करता है। इसकी कल्पना इस तरह की जा सकती है: एक विश्व मानचित्र जिस पर अलग-अलग राष्ट्रीय डेटाबेस के लोगो, अंतर्राष्ट्रीय सर्च नेटवर्क का प्रतीक, एक केंद्रीय हब से लाइनों द्वारा जुड़े हुए हैं। यह विजुअलाइजेशन दिखाता है कि वे सब कैसे आपस में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। अब हम सबसे जरूरी बात पर आ गए हैं, और यह है मालिक की जिम्मेदारी। आप सबसे एडवांस चिप लगा सकते हैं, उसे बेहतरीन इंटरनेशनल डेटाबेस में रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन यह सब बेकार हो जाएगा अगर आप एक मामूली गलती कर दें। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना भूल जाए। शेल्टर्स के आंकड़ों के हिसाब से चिप लगे हुए जानवर को उसके मालिक तक वापस न पहुंचा पाने की सबसे बड़ी वजह डेटाबेस में पुरानी जानकारी का होना है। लोग नए अपार्टमेंट में चले जाते हैं, मोबाइल नंबर बदल लेते हैं, लेकिन अपने पेट के प्रोफाइल में ये जानकारी अपडेट करना भूल जाते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपकी बिल्ली मिल गई, उसे क्लिनिक लाया गया और स्कैन किया गया। कर्मचारी को डेटाबेस में आपका प्रोफाइल मिलता है। वह दिए गए नंबर पर कॉल करता है, लेकिन जवाब में सुनाई देता है, यह नंबर अब इस्तेमाल में नहीं है। वह ईमेल लिखता है, पर वह भी वापस आ जाता है। बस यहीं खोज खत्म हो जाती है। जिस बिल्ली के पास 100% मौका था घर वापस जाने का, उसे बेघर मानकर शेल्टर भेज दिया जाता है। इसलिए इसे एक नियम बना लें: जब भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन, पता या सरनेम में कोई बदलाव हो, सिम कार्ड बदलने या किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद डेटाबेस की वेबसाइट पर जाए और जानकारी अपडेट करें। इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 5 मिनट किसी दिन आपके पेट की जान बचा सकते हैं। अपने कैलेंडर में एक रिमाइंडर सेट कर लें। साल में एक बार अपनी जानकारी की जांच जरूर करें। आपकी जिम्मेदारी डॉक्टर के क्लिनिक में खत्म नहीं होती, यह जानवर के पूरे जीवन काल तक चलती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक दुखद लेकिन शिक्षाप्रद एनिमेशन हो सकता है। शेल्टर का एक कर्मचारी हाथ में फोन लिए हुए एक सहमी हुई बिल्ली को देख रहा है, और फोन की स्क्रीन पर लिखा आता है, यह नंबर अब सेवा में नहीं है।
चिप लगाने की तकनीक लगातार विकसित हो रही है। जो प्रक्रिया आज हमें एकदम सामान्य स्टैंडर्ड लगती है, वह महज 30 साल पहले किसी कल्पना से कम नहीं थी। आखिर भविष्य में हमारे लिए क्या छिपा है? इस क्षेत्र में अनुसंधान कई दिशाओं में चल रहा है। इनमें पहला और सबसे अधिक आशाजनक है बायोमेट्रिक चिप्स बनाना। आज भी ऐसे माइक्रोचिप मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जो न सिर्फ पहचान संख्या, आइडेंटिफिकेशन नंबर भेज सकते हैं, बल्कि जानवर के शरीर का तापमान भी माप सकते हैं। इससे पशु चिकित्सक, डॉक्टर पारंपरिक थर्मामीटर का उपयोग किए बिना, जिसे पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं करते, बस गर्दन के पास स्कैनर लगाकर बिल्ली का तापमान जान सकते हैं। यह सिर्फ जानवर के तनाव को ही कम नहीं करता, बल्कि मालिकों को भी उसकी स्थिति की खुद निगरानी, मॉनिटरिंग करने का मौका देता है। भविष्य में इन चिप्स में अन्य सेंसर भी लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, डायबिटीज वाले पालतू जानवरों में रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज के स्तर को मापने के लिए या हृदय गति को जानने के लिए। दूसरी दिशा है स्मार्ट होम सिस्टम के साथ इसका एकीकरण, इंटीग्रेशन। पहले से ही विशेष बिल्ली के दरवाजे, कैट डोर, मौजूद है, जो केवल तभी खुलते हैं जब कोई विशिष्ट चिप नंबर वाला जानवर उनके पास आता है। यह बाहरी बिल्लियों या अन्य जानवरों को घर में घुसने से रोकता है। भविष्य में यह चिप एक ऑटोमेटिक फीडर, स्वचालित भोजन पात्र की चाबी बन सकती है, जो उस विशेष जानवर के लिए निर्धारित खुराक देगा, या फिर यह एक स्मार्ट पानी पीने के उपकरण से जुड़ सकता है। यह तब और भी सुविधाजनक है जब आपके पास अलग-अलग डाइट, आहार वाले कई पालतू जानवर हों। चिपिंग अब पहचान की एक साधारण प्रणाली के बजाय स्वास्थ्य की निगरानी और पालतू जानवरों की देखभाल के प्रबंधन के लिए एक संपूर्ण मंच, प्लेटफॉर्म में बदल रहा है। यह उनके साथ हमारे जीवन को और भी आरामदायक और सुरक्षित बना रहा है। एक फ्यूचरिस्टिक एनिमेशन जिसमें दिखाया जाता है कि एक बिल्ली एक स्मार्ट फीडर के पास जाती है। फीडर उसकी चिप को स्कैन करके उसका सही भोजन डालता है। इन सभी संभावनाओं को शानदार ढंग से दर्शाएगा। तो आइए अब संक्षेप में बात करते हैं। आज हमने एक ऐसे छोटे से डिवाइस की दुनिया को करीब से जाना जिसके फायदे अनगिनत हैं। हमने यह स्पष्ट किया कि माइक्रोचिप न तो कोई जीपीएस ट्रैकर है और न ही कोई जासूसी डिवाइस। यह तो आपके पालतू जानवर को ढूंढने में आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। असल में यह आपके पेट का आजीवन डिजिटल पासपोर्ट है, जिसे न तो खोया जा सकता है और न ही इसकी नकल की जा सकती है। इसे लगाने की प्रक्रिया तेज, लगभग दर्द रहित और बेहद सुरक्षित होती है, लेकिन इसका फायदा बेमिसाल है। चिपिंग केवल आपकी खोई हुई बिल्ली या पेट को वापस लाने का मौका नहीं देती, यह यात्रा के लिए भी एक आवश्यक शर्त है। साथ ही स्वामित्व को लेकर होने वाले कानूनी विवादों में भी यह एक मजबूत प्रमाण साबित होती है। यह एक जिम्मेदार मालिक की पहचान है, जो अपने प्यारे दोस्त की सुरक्षा की परवाह करता है। चिप्स, स्कैनर्स और डेटाबेस की यह पूरी जटिल प्रणाली केवल एक ही उद्देश्य के लिए बनाई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिछड़े हुए प्यारे दोस्त अपनी प्यार भरी फैमिली में वापस लौट सकें। इस जरूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें और इस वीडियो को अन्य पेट ऑनर्स के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अपने पेट्स के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मिस न कर दें। और अब आपके लिए हमारा मुख्य सवाल, क्या आपकी बिल्ली या आपका पेट पहले ही चिप हो चुका है? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव, अपनी शंकाएं या चिप के कारण मिली बचाव की कहानियां हमारे साथ साझा करें। आइए इस पर बात करते हैं।